जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी और सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। तो यह बात 14 अगस्त 2015 की है। उत्तर प्रदेश के एक चौराहे पर जाम लगा हुआ था। तभी एक फॉर्च्यून गाड़ी के आसपास बहुत सी भिखारिन औरतें आकर खड़ी हो जाती हैं और फॉर्च्यून के अंदर बैठे मालिक को उन सब पे दया आ जाती है और वो सभी को बहुत सारे रुपए दे देता है। तो सभी भिखारिन बहुत खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। तभी उनके जाने के बाद पीछे से एक भिखारिन और आती है और कहती है कि साहब, आपने हमें तो कुछ भी नहीं दिया। तो जो गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे साहब, बड़े साहब बैठे हुए थे, उन्होंने उस औरत की तरफ देखा और वो औरत दोबारा से उस फॉर्चून की खिड़की के अंदर अपना सिर दे के कहती है कि साहब, आपने हमें तो कुछ भी नहीं दिया, सबको कुछ न कुछ दिया, परंतु मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। जब वह बार बार कहती है तो फॉर्चून के अंदर बैठे हुए जो बड़ा आदमी था या बड़े साहब थे, वो उस लड़की को एक सांस देखते हैं और उसकी आवाज़ को पहचान लेते हैं। तो उसको देख के कहते हैं और वो चौंक जाते हैं एकदम और कहते हैं कि रूबी, रूबी तुम यहाँ कैसे? तो रूबी भी सर उठा के देखती है और कहती है कि आप सत्येंद्र हो? तो वो कहते हैं हाँ, मैं सत्येंद्र ही हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो सत्येंद्र एकदम उस रूबी पर सवालों की बौछार कर देता है कि रूबी, तुम यहाँ कैसे और तुम्हारी यह हालत किसने करी? तुम तो बहुत अच्छे घराने की थी और जब तेरा मेरा तलाक हुआ तो भी मैंने तुझे 40 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर दिए थे, फिर भी तुम आज सड़क पर भीख क्यों मांग रही हो? इतना सुनने के बाद रूबी उसकी तरफ देखती रहती है और कहती है कि हाँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे दो। सत्येंद्र को उस पर दया आ जाती है और कहता है चलो तुम इस गाड़ी में पीछे बैठो। तो जैसे ही वो गाड़ी में बैठने जाती है, सभी आसपास के लोग अचंभे से देखते हैं कि इस भिखारिन को यह आदमी अपनी गाड़ी में क्यों बिठा रहा है। और बहुत सारे लोग उसको बुरी नज़र से भी देखते हैं कि यह आदमी ज़रूर इसका गलत इस्तेमाल करेगा, तभी तो एक भिखारिन को फॉर्च्यून में बिठा रहा है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सभी उस औरत से पूछते हैं कि तुम इसकी गाड़ी में क्यों बैठी हो? तो वह कहती है कि नहीं, यह मुझे ज़बरदस्ती नहीं बिठा रहा, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से इसके साथ जा रही हूँ। तभी सत्येंद्र जैन अपनी रूबी को एक होटल में ले जाते हैं और देखते हैं कि उसके कपड़े बहुत ही गंदे और सड़ रहे हैं। वो रूबी को कहते हैं कि रूबी, आज मुझे दिल्ली एक ज़रूरी काम के लिए जाना है, वरना मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता। ऐसे करो, तुम नहा कर आओ और मैं तुम्हारे लिए सुंदर कपड़े मंगवाता हूँ। तभी सत्येंद्र जैन अपनी पत्नी के लिए अपने ड्राइवर को कहता है कि इसके लिए सुंदर साड़ी और चप्पल लेके आओ। तो इतने में रूबी नहा कर आ जाती है और उसका ड्राइवर सुंदर कपड़े और चप्पल लेके आ जाता है। जैसे ही रूबी नहा के आती है, सुंदर बन के आती है, तो सत्येंद्र उसको देखता ही रहता है और कहता है कि मेरी पत्नी हमेशा से ही सुंदर थी, परंतु पता नहीं इसको क्या हो गया था, और यह बहुत अच्छी भी थी। उसी टाइम सत्येंद्र दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और रूबी जहाँ रहती है वहीं चली जाती है। परंतु सत्येंद्र जाते जाते रूबी को कहता है कि मैं कल फिर आऊँगा, तुम मुझे अपना एड्रेस बता दो। रूबी उसे अपना एड्रेस बता देती है। वह एड्रेस एक ऐसी जगह का था जहाँ भिखारिनें आपस में रहती है और सभी लोग भीख मांगकर ही अपना गुजारा करते हैं। दूसरे दिन सत्येंद्र दिल्ली चला जाता है, परंतु वह पूरी रात अपनी पत्नी के बारे में ही सोचता है और उसे पूरी रात नींद नहीं आती। वह करवट बदल बदल के पूरी रात काट लेता है। उधर रूबी भी अपने पति को देखकर पुरानी बातें याद करती है और पूरी रात सो नहीं पाती, पूरी रात रोती ही रहती है। दूसरे दिन सत्येंद्र रूबी के बताए हुए पते पे जाता है। जब वह वहाँ जाता है तो वह देखकर क्या देखता है कि एक छोटा सा कमरा है और बहुत ही गंदा सा कमरा है, जिसमें फटे पुराने कपड़े टंगे हुए हैं। खाने पीने का भी कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ बर्तन हैं। परंतु वहाँ एक सत्येंद्र और रूबी की सुंदर सी फोटो होती है, जिससे सत्येंद्र को एहसास होता है
कि हाँ, मेरी पत्नी मुझसे आज भी प्यार करती है, परंतु उसे रूबी कहीं भी नहीं मिलती। तो वह आसपास के लोगों से पूछता है कि यहाँ पे रूबी नाम की एक लड़की रहती है, वो कहाँ गई। तो आसपास के लोग कहते हैं कि वह उस एरिया में रोज़ाना भीख मांगने जाती है और उसी से अपना गुजारा करती है। सत्येंद्र बताए हुए पते पे जाता है और वहाँ पर रूबी को देखता है। तो वह रूबी को ले आता है और कहता है कि अब बताओ, तेरी ऐसी हालत किसने की। तब रूबी बताती है कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी और आपकी और मेरी शादी किसी लालच में की गई थी, जब तुझे मेरे जीजा, मेरे भाई और मेरे पिताजी तुम्हें देखने गए तो तुम्हारा आलीशान बंगला और तुम्हारी जॉब देखकर मेरे जीजा, मेरे भाई और मेरे पिताजी में लालच आ गया और उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी। कुछ दिनों के बाद ही मेरे जीजा ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, परंतु मुझे तुम में कोई भी बुराई नहीं दिखती थी, तो मैं उनसे ना करती रहती, परंतु मेरी कोई भी नहीं सुनता और धीरे धीरे उन्होंने तुम्हारे साथ मेरा तलाक करवा दिया। कुछ दिन के बाद ही जब मेरे जीजा ने ये कहा कि रूबी, अब तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवानी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हारे लिए एक फ्लैट या छोटा सा मकान खरीद कर देता हूँ ताकि तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। इसलिए तुमने जो 40 लाख रुपए दिए थे उसमें से 30 लाख रुपए मेरे जीजा ने थोड़े दिन बाद ही ले लिए और ऐसे करते करते वो 40 लाख रुपए सारे ख़त्म हो गए। परंतु मेरे नाम कोई भी ना कोई फ्लॉट है ना ही कोई घर है। थोड़े दिन बाद में जब मेरे भाई की शादी हुई तो मेरी भाभी मेरे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करती। मैं उसे फूटी आंखों नहीं सुहाती और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बल्कि धीरे धीरे वो सभी मेरे को ताना देने लगे कि जो अपने इतने अच्छे पति की नहीं बन पाई और हमारे भड़कावे में आकर अपने पति को तलाक दे दिया, जो कि अमीर भी था और अच्छा इंसान भी था, तो ये हमारी कैसे हो सकती है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई भाभी और मेरा जीजा और मेरी बहन तीनों मुझे यही ताना देते। मैंने सोचा कि मेरा जीजा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन जब मैं उससे सहारा लेने गई तो उसने भी मुझे बाहर से ही निकाल दिया कि तू यहाँ भी आ गई, अपना घर तो बर्बाद करके बैठी है, अब हमारा घर भी बर्बाद करके बैठेगी। मुझे बाद में पता चला कि उन 40 लाख का मकान मेरे जीजा ने बनवा कर अपने नाम करवा लिया। मेरे भाई भाभी मुझे यही ताना देते कि कितनी पागल औरत है, इतने अच्छे पति को छोड़कर और यहाँ हमारा खा रही है। मेरे से कुछ भी सहन नहीं होता था और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मैं यहाँ भीख मांगकर गुजारा करने लगी। सत्येंद्र कुमार को बहुत ही दुख हुआ और रूबी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों के आंसू सत्येंद्र से देखे नहीं गए, बल्कि वह सोच रहा था कि हाँ, यह बहुत अच्छी थी, इसने जितने पल मेरे साथ बिताए इसने अच्छा ही काम किया, कभी बुरा काम नहीं किया। लेकिन इसका दिमाग ही फिर गया था जो यह दूसरों के भड़कावे में आ गई। अगर ये मुझे सच सच बताती या मेरे प्रति थोड़ा सा भी पॉजिटिव सोचती या मेरे से खुलकर बात करती या छुप कर बात करती तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तलाक को हुए भी 3 साल बीत गए हैं, अब तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया। परंतु सत्येंद्र जैन को बहुत ही दया आई और उसने रूबी से कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा अच्छा मकान ले लेता हूँ और तुम वहीं रहना और धीरे धीरे मैं तुम्हारे पास खर्चा भी भेजता रहूँगा। तुम ये भीख मांगना भी छोड़ दो जिससे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। रूबी फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, नहीं जी, मैं तुम्हारे लायक भी नहीं रही जो मैंने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। और माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी। माँ यानी कि वह अपनी सास के बारे में कहती है और सासू माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी। इतना बड़ा धोखा देने के बाद कोई किसी को नहीं अपनाता, तो आप अपने घर चले जाओ और वहाँ ठीक ठाक रहना, मैं जहाँ हूँ वैसी ही ठीक हूँ। परंतु सत्येंद्र उन बीते पलों को याद करता है और अपनी पत्नी को छोड़ना ही नहीं चाहता। वह उसी वक्त अपनी माँ के पास फ़ोन मिलाता है और कहता है कि माँ, तुम्हारी बहू मिल गई। माँ कहती है, हाँ हाँ बेटा, बहू मिल गई, कैसी है मेरी बहू। माँ के मन में बहुत ही प्यार छलक रहा था और कहती है कि बेटा, बहू को घर ले आओ, कोई बात नहीं। फिर सत्येंद्र उसको सारी कहानी बताता है अपनी माँ को और कहता है, माँ कि यह तो बहुत ही बुरी अवस्था में है और भीख मांग कर गुजारा करती है,
उसकी माँ कहती है कि मेरी घर की बहू भीख क्यों मांगे बेटा, और अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, बल्कि उसको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। इतना सुनते ही रूबी फूट फूट कर रोने लगती है और सत्येंद्र जैन के पैरों में गिर जाती है, परंतु सत्येंद्र जैन उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कि तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे घर में है, मेरे दिल में है, और रूबी को अपने घर ले जाता है। जब वह रूबी को अपने घर ले जाता है तो उसकी माँ पूजा की थाली लेकर खड़ी थी अपनी बहू का स्वागत करने के लिए, और दोनों सास बहू एक दूसरे से गले लगकर खूब रोती हैं। तो दोस्तों, कहानी सच्ची है, बिल्कुल सच्ची है और बहुत ही भावुक इमोशनल स्टोरी है। इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम जल्दबाजी में या किसी के भड़कावे में आके बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और उन गलतियों का हमें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ता है। तो एक पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है। पहला, पति पत्नी के रिश्ते में कभी भी तीसरे बंदे को कभी भी बीच में मत लाओ, क्योंकि उससे बात कभी भी सुलझेगी नहीं, ज़्यादा उलझ ही जाती है। दूसरा, अपने पति को सच में ही पति मानो, उसे कभी दुश्मन ना मानो। छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं पति पत्नी के रिश्ते में, पत्नी को कभी दुश्मन मत मानो, उसे पत्नी ही मानो, तो बातें सुलझ जाती है। कभी भी गुस्से से एक दूसरे को समझाने का प्रयास मत करें। प्यार से समझाने का प्रयास करोगे तो पत्नी भी खुद में सुधार करेगी और पति भी खुद में सुधार करेगा, क्योंकि कोई भी रिश्ता प्यार से ही सींचा जाता है। गुस्से, क्रोध और घमंड से कोई भी रिश्ता पनपता नहीं है। माफ़ करना ज़रूर सीखिए, क्योंकि माफ़ करना ही बड़े लोगों का काम होता है। गलतियां इंसान कर देते हैं, बड़े लोग होते हैं वो ज़रूर माफ़ करेंगे। छोटे दिल वाले कभी भी किसी को माफ़ नहीं कर सकते। कोई एक बार धोखा दे देता है तो उसको एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए, परंतु दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार गलती इंसान से हो जाती है, परंतु दूसरी गलती इंसान जानबूझ कर करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में सभी चरित्र ही अच्छे हैं, सभी इंसान अच्छे हैं। रूबी ने एक बार गलती कर दी थी सबके भड़कावे में आकर, परंतु जब उसे एहसास हुआ कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, तो उसने आत्मग्लानि के कारण वह दोबारा से अपने पति के पास लौट कर नहीं गई। और अगर शायद वो लौट कर जाती तो उस समय नया नया मामला था, शायद उसका पति और उसकी सास नहीं अपनाते, लेकिन उसने सब कुछ भाग्य पर छोड़कर भीख मांगना शुरू कर दिया और अपने पति से दूर रही, और वक्त ने, उसके सच्चे प्यार ने दोबारा उसे अपने पति से मिला दिया। दूसरा सबसे प्यारा चरित्र उसकी माँ का है, जो इतने साल बाद में अपनी बहू को एक मौका और देती है और पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है अपनी बहू का स्वागत करने के लिए। सत्येंद्र जैन का तो बहुत ही प्यारा चरित्र है कि उसने भीख मांगती हुई अपनी पत्नी को देखा और उसने उसके बारे में पूछा कि तुम्हारी यह हालत कैसी हुई। अगर कोई और इंसान होता तो शायद वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता, उसको नज़रअंदाज कर देता। तो दोस्तों, इन तीनों चरित्रों के लिए मेरा तो सलाम है ही, आपका भी सलाम होना चाहिए। इन तीनों के चरित्र के कारण एक उजड़ा हुआ घर फिर से बस गया, क्योंकि तीनों में ही त्याग भावना, सच्ची भावना, प्यार की भावना और माफ़ करने की भावना थी। उनका इतना बड़ा दिल था कि अपनी भिखारिन बहू को उन्होंने दोबारा से अपना लिया। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों में आकर, किसी के भड़कावे में आकर अपने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कभी ना तोड़ो और कभी भी किसी से डरो मत। जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत कहो, और अपने अच्छे घर को बनाकर रखो, अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाकर रखो। हर पति पत्नी एक बात हमेशा याद ज़रूर रखें कि जब आप बूढ़े हो जाओगे, ना आपके पास भाई रहेगा, ना बहन रहेगी, ना बच्चे रहेंगे, ना आपके माता पिता रहेंगे, आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनोगे। इसलिए वो सहारा आज से ही बनना शुरू करो और आज से ही छोटी छोटी बातों के मन मुटाव सब कुछ खत्म करो। एक दूसरे को सच्चा दोस्त समझो, सच्चा साथी समझो, ताकि आपका घर स्वर्ग जैसा रहे। जय हिंद, जय भारत।